मैटर। मैं सबसे पहले बात को समझते हैं, मैटर का क्या मतलब होता है बेटा? कोई भी मटेरियल है ना, जैसे कुछ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। ये मटेरियल्स को स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल स्पेशल प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं? ये किसी ऐसी सब्सटेंस से क्या होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। उन पर्टिकुलर चीज को अपन क्या कहते हैं? आज तक कहते हुए आए हैं, क्या कहते हैं उनको? मैग्नेट्स, है ना। सो फिल डिफाइन व्हाट आर मैग्नेट्स। लिखो, लिखो, दीज आर सब्सटेंसेस which attract materials like iron, cobalt, nickel, etc. Iron, cobalt, nickel, etc. They can also attract or repel. They can also attract or repel any other magnet. Any other magnet. इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखो, a magnet consists of two poles which are present near the ends. They are north pole and south pole. लिखो, इट इज, नॉर्थ पोल के बारे में लिख लो, इट इज अ पोल विच इज directed towards, it is a pole which is directed towards geographical north, and it is a pole which is directed towards geographical south. Next heading लगाओ, types of magnets. टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। पहला लिखो, कॉलम नहीं बनाना है, नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स, इसमें लिखो, these are magnets which are naturally occurring in the magnets which are naturally occurring in the environment. एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, पहले लॉडेस्टोन, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ये सब जो फॉर्म्स हैं ये सब नेचुरली अकरिंग होते हैं, पहले यही नाम दिए गए थे, ठीक है। नाम लिख लो, एग्जाम्पल में एक्सेट्रा भी लिख दे। और एक चीज और लिखना बेटा, दे आर जनरली वीक मैग्नेट्स।
they are generally weak magnets. Next, B part लिखो, artificial magnets देखो, these are magnets formed from the, these are magnets formed from the materials when they are kept in strong zone of magnetic field, kept in strong zone of magnetic field, like solenoid, toroid, etc. सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नहीं जानते क्या? टोरॉइड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल पे लिख सकते हो आप, सॉफ्ट आयरन कोर, ऑलनिको स्टील एक्सेट्रा. टेलॉय भी होता, एक्सेट्रा. These are comparatively strong magnets. इसी में पॉइंट लिखेंगे. These are comparatively strong magnets. These are comparatively strong magnets. ठीक है, और आगे लिख लो एक लाइन, मतलब इसको ड्रॉप करके नेक्स्ट लाइन में लिखो. Since they are prepared, since they are prepared from electricity, since they are prepared from electricity, they are also called electromagnets. They are also called electro, hence they are also called electromagnets. Next heading लगाओ, shape of artificial magnets. Shape of artificial magnets. पहला, horseshoe magnet, horseshoe magnet, बार मैग्नेट. ऐसे तो ये 3D होता है, जनरली मैं अब 2D में बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ये. See, ball ended magnet, the magnetic needle,
क्या बोलते हैं इसको, और भी शेप्स होते हैं, हमारे काम में इतने ही आएंगे, इतने ही लिखवा रहा हूँ। हो गया। तुम्हारे ही दिन बारिश होती है, सब कुछ होता है। मालवीय नगर में एक दिन क्लास मिस नहीं हुई है। किस्मत किस्मत। चल नेक्स्ट। हो गया, सबने बना लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। पहला लिखो, बात मत करो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इसको मैं बता नहीं रहा, आपको पता है। दे अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, लिख लो। सेकंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखना है, दे अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। उसके अलावा मैं बता नहीं रहा हूं, वही है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? तो मान लो अगर किसी बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर देते हो एयर में, हवा में टांग देते हो, तो जानते हो क्या होता है? हाँ, कौन सी डायरेक्शन? तो चुप रहेगा थोड़ी देर। क्या है? ये मैंने इसको हैंग कर दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इस साइड इसका साउथ पोल है। तो ये 3D में एक लाइन बना रहा हूं मैं। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट। इस साइड किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इस साइड जियोग्राफिकल साउथ की होगी, अगर आप हैंग नहीं होगा उल्टा। अरे अभी अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, बनाओ यार, बकवास करते रहते हो। हाँ, अभी पता चलेगा। जहां पर तुम जिसको फील कर रहे हो वो एक्चुअली वहां है ही नहीं। ये एसएसटी के हिसाब से जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मैंने मैग्नेटिक थोड़ी लिखा है, जियोग्राफी के हिसाब से लिखा है। अभी इसमें फिजिक्स लगना बाकी है। किसी भी ओरिएंटेशन में रखोगे घूम के, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में हो जाएगा। बट क्या एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में होगा, इस चीज का जवाब आपको अर्थ मैग्नेटिज्म जब पढ़ाऊंगा तब मिलेगा। तो एक्चुअली नहीं होता है, बता देता हूं पहले से ही, एग्जैक्टली नहीं होता है, बट उसी के आसपास किसी पॉइंट की तरफ वो डायरेक्टेड होता है। जानेंगे क्या है क्या नहीं, बट अभी तो इतना ही समझना है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ डायरेक्शन करेगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, सी। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स। एक पॉइंट तुम सही नहीं बोलते हो। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, छुट्टी दी ना आज है? हैं? छुट्टी नहीं दी?
नेक्स्ट पॉइंट, कि निखिल बात मत करना बेटा यार, क्या यार, सब जानने लग गए निखिल कौन है, आप निखिल ही निखिल करते रहते हो। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता? बोले सर आपकी वीडियो देखी। शाबाश। बोलते हैं निखिल कौन है सर। डी, डी पॉइंट क्या है? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, और आपने इसको यहां से टुकड़ों में ऐसे बीच से क्या किया, बांट दिया, काट दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा? एक नया साउथ बनेगा और इसके अंदर एक नया नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में, और साउथ को अपन नेगेटिव ट्रीट करेंगे, याद रखना। इसको और तोड़ोगे तो और पोल्स बन जाएंगे। बिल्कुल ये जो कह रहा है वही हो रहा है। उसको तो पता है, लेकिन तेरे को ज्यादा पता है ना, क्या करे वो भी। अब और तोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर एन और एस कहाँ लिखूंगा, तो आप समझ जाओ। ठीक है, हमेशा पोल्स नए जो बनते हैं उसके बारे में भी क्या जानना जरूरी है बेटा। ये दो नए बने तो एक साउथ बना और एक नॉर्थ बना, और साउथ को मैंने आपको कहा नेगेटिव, नॉर्थ को कहा पॉजिटिव, हमेशा ट्रीट करना है आपको। तो आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल जैसे चार्ज में कंजर्वेशन करते हैं तो पोल्स का भी ओवरऑल क्या होता है, कंजर्वेशन फॉलो होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बला है? मैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और आप किसी आयरन के रॉड को, ये तो मैग्नेट हो गया क्योंकि जैसे ही मैंने नॉर्थ और साउथ लिखा है मैग्नेट हो गया, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं लिखा तो ये मटेरियल है, कुछ नहीं लिखा तो ये मटेरियल है। मान लो आयरन का मटेरियल है। तो जब, अब ऑब्वियसली इसकी अपनी फील्ड लाइंस होती है। क्या होती है? फील्ड लाइंस। जानते हो कि नहीं जानते? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट करती है ना, ऐसा कुछ, और इनसाइड इट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब बात कुछ ऐसी है कि इसकी ये पूरा ऐसे लाइंस फैली हुई होंगी। ये आयरन जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचता है, ये आयरन जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचता है, तो आप क्या ध्यान दोगे? इधर ध्यान दो। सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से इस आयरन के अंदर पोल्स डेवलप होते हैं। क्या बनते हैं? पोल्स। मतलब ये अगर ये यहां साउथ है तो यहां पर ये जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो यहां एक नॉर्थ डेवलप होगा, और यहां पर इस साइड एक साउथ डेवलप होगा। क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टेड कब होगा, कैसे होगा? यूं ही अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं। जब वो किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इस मैग्नेट ने इसके अंदर पहले पोल्स बनाए, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस की। इसी फिनोमिना को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इंड्यूस करने के बाद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्शन जो होता है वो आफ्टर इंडक्शन होता है। और इंडक्शन क्या होता है कि जब कोई मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक, किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पोल्स जनरेट जो होते हैं, उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस करता है वो मैग्नेटिक फील्ड, उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखोगे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन की, लिखो, इट्स अ फिनोमिना in which the magnetic properties in which magnetic properties are induced
in magnetic materials, when they are placed inside the magnetic field of any magnet, इसी में आगे कंटिन्यूशन में एक चीज और लिख लो, attraction takes place after induction. Attraction takes place after induction. Come to the F point, last point. Repulsion is the sure shot test of magnetism. Repulsion, short, SHOT, sure shot test of magnetism. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने एक मैग्नेट ले लिया है, इसके अपने पोल्स हैं और मेरे पास दूसरे साइड भी एक पहला मैग्नेट है और दूसरा कोई मटेरियल है. कैसे पता लगाए कौन सा मैग्नेट है, कौन सा मटेरियल है? पोलैरिटी आप किसी की नहीं जान रहे, बस आपको ये पता है ये मैग्नेट है और इसमें पता लगाना है, ये आपको नहीं पता है. दो चीजें दे दी, सेम शेप, सब कुछ आइडेंटिकल दे दिया है. अब पता लगाना है कि भाई बताओ ये मैग्नेट है कि मटेरियल. ये मैग्नेट है, ये आपको पता है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज द मैग्नेट. तो कौन सी प्रॉपर्टी पता लगा के देगी? अट्रैक्शन देगी क्या? हाँ भाई, अट्रैक्शन कैसे देगी भाई? अगर आप इसका साउथ इसके नॉर्थ की तरफ लाओगे अट्रैक्ट कर लेगा, इसके साउथ की तरफ इसका नॉर्थ लाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, इस मटेरियल को लाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा. तो अट्रैक्शन से थोड़ी पता चलता है कि मटेरियल है कि मैग्नेट. किससे पता चलता है? रिपल्शन से. ठीक है रितेश, किससे? जैसे ही आप इस मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाओगे वो आपस में रिपेल करेंगे और ये रिपल्शन ही हमें बता देगा कि ये मैग्नेट है कि मटेरियल. ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इसीलिए रिपल्शन को क्या कहा गया है? मैग्नेटिज्म का शॉर्ट टेस्ट कहा गया है रिपल्शन को, क्योंकि वही आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज अ मैग्नेट और अ मटेरियल. है या नहीं? लिखो तो फिर. It helps us to identify whether a substance is a magnet or a material. Next heading लगाएंगे, some basic definitions in magnetism. पहला, some basic definition in magnetism. पहला डालेंगे, लिखेंगे what is magnetic field. What is magnetic field? Represented by B vector. It is a space or a region around the bar magnet. It is a space or a region. It is a space or a region up to which a bar magnet creates some appreciable force
appreciable force on any other magnet or any other magnet or magnetic material और मैग्नेटिक मटेरियल। दो टाइप की हो सकती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप की हो सकती है ना, क्या लिखोगे? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Same magnitude and direction. Representation, it will be represented by what? Parallel lines. ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है। और ये शू शू शू, हंस क्यों रहा है बेटा? हूं इसके अंदर at every point the magnitude and direction will be same. इसमें नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? आइदर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज। वेक्टर कब बदल सकता है? मैग्नीट्यूड बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, या दोनों बदल दो, तब जाके एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन में डालेंगे पोल स्ट्रेंथ। इसको हम QM से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी होगी, थोड़ा धीरे चलूं क्या है? तो पढ़ा हुआ है यार, ये सब चीजें बता रखी हैं। बेसिक डेफिनेशंस में कैंट गो स्लो, है ना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी स्लो मूविंग। डोंट बी अ क्रॉलर। हर्राके की छुट्टी है, बाकी दिन क्लास हो। सैटरडे को मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो लेट्स हैव 3 आवर्स मीटिंग करेंगे अपन, ठीक है? अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, स्कूल के प्रेमाइसेस के 50 मीटर दूर तक, कोचिंग के प्रेमाइसेस के 50 मीटर दूर तक ना तो मैगी बनेगी, ना चाय बनेगा, ना कुछ बनेगा, कुछ नहीं बिकेगा। ऐसे रूल्स तो बहुत बनते हैं इंडिया में, देखो कब तक लागू होते हैं, और वो तो बिकते हैं। लिखो पोल स्ट्रेंथ QM। कोचिंग हमारी थोड़ी शिफ्ट होगी, वो ट्रैफिक वालों की। अरे यार तू ढक्कन है क्या? इधर लिखना पोल स्ट्रेंथ। देखो दीज आर पॉइंट्स इन द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ, these are points in the magnet which develop its strength in other words we can say these are points which create in other words we can say these are points which create magnetic force on other materials. So this is plus QM, नॉट पॉजिटिव होता है, पोल स्ट्रेंथ को QM से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस QM होता है। बना लिया, ठीक है। SI यूनिट तो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा
कि क्यूएम की यूनिट क्या होगी, तो क्यूएम की यूनिट अभी तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, एम्पियर मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनीवन, डायमेंशन एम्पियर करंट, हाँ मीटर मतलब लेंथ, ला, इट्स ला, इट्स ला, एल। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक एक्सिस, लिखो मैग्नेटिक एक्सिस, बात मत कर। मैग्नेटिक एक्सिस, लिखो अ लाइन पासिंग through the two poles of the magnet, a line passing through the two poles of a magnet. Next, magnetic equator, magnetic equator, लिखो a line passing through the midpoint of, a line passing through the midpoint of midpoint of the line joining, midpoint of the line joining the two poles, perpendicular perpendicularly. सो मतलब ये क्या है आपका, मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो लाइन है वो ये है, और इनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली जो लाइन पास करेगी वो बनेगी मैग्नेटिक इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट, लिखो जियोमेट्रिकल लेंथ, it is GL, total length of the magnet, GL, total length of the magnet. Next is magnetic length, ML, magnetic length लिखो, it is the length between the two poles. The length between the two poles. This is your GL, and from north to south is your ML, and ML upon GL is 5/6, approximately 0.84. मतलब पोल्स एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, मैग्नेट के थोड़ा अंदर होते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। डन सबका, चले आगे, निखिल हो गया।
चलो नई हेडिंग लगाओ। ऋषभ आप इतने पीछे क्यों हैं बेटा, पीछे। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Coulomb's law in magnetism. The force of attraction or repulsion between any two poles or repulsion between any two poles of two different magnets is directly proportional to the product is directly proportional to the product of their pole strength directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to square of the distance between them and inversely proportional to square of the distance between them। कितने टाइप के फोर्स इनमें लग सकते बेटा अगर दो मैग्नेट्स हैं तो? क्या इनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर मैग्नेट सेम होते, एक जैसे होते, आइडेंटिकल होते, हर चीज सेम होती तो पोल स्ट्रेंथ भी सेम होते, बट मैंने अलग मैग्नेट्स लिए, उनकी पोल स्ट्रेंथ अलग अलग ली है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं इसमें? इसके नॉर्थ और इसके नॉर्थ के बीच, इसके नॉर्थ और इसके साउथ के बीच, इसके साउथ और इसके, और इसके साउथ और इसके साउथ के बीच। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं। साइन कन्वेंशन की बात यह है कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, क्या लेते हैं साइन कन्वेंशन निखिल? अट्रैक्शन में साइन कन्वेंशन फोर्स, और रिपल्सिव होगा तो ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं किसी भी दो पोल्स की बात कर लेता हूं, जैसे मैंने इस साउथ और इस नॉर्थ की बात कर रहा हूं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं आर मान रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, या कूलम्स ये कहना चाह रहे हैं, कूलम जिंदा हो गए कहने के लिए। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है QM1 और QM2 के। अब ये माइनस है, पॉजिटिव है। आपको याद है कूलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर भी हम फोर्स लिखते वक्त दोनों ही पोल स्ट्रेंथ के क्या लिखते थे बेटा? मैग्नीट्यूड मेंशन करते थे, प्लस माइनस मेंशन नहीं करते थे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां जो कांस्टेंट ऐड हुआ है, एज यू कैन सी, it is this, and this case is for vacuum। वकूम जानते हो? वकूम, यो वकूम को तो सभी जानते हैं। क्या होता है वकूम? वकूम क्या होता है? खाली फ्री जगह। आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास। आज एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, आर्यन ने संभाला सब कुछ। द ओनली बॉय हु हैंडल्ड एवरीथिंग, एंड देयर वाज आदित्य टू। हाँ, दोनों आदित्य।
अरे भयंकर एक्सीडेंट हो गया। काला सा। अरे यार तुम इतने रेसिस्ट तो हद हो गई। काला सा बच्चा क्या होता है भाई? कैसे बच्चे हो यार तुम, काला सा बच्चा? इधर ध्यान दो, गलत बात। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर मीडियम होता तो क्या। और सबसे पहले ये बात तो करें कि म्यू नॉट इसमें है क्या। तो म्यू नॉट को हम जानते हैं, क्या कहते हैं बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बस आशीष, हो गया ना बेटा? वैल्यू बताओ। 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और अगर ऐसी बात है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं। जब काम आएगा तो हम इस काम का यूज करेंगे। आप चुप रहिए, थोड़ी देर चुप रहिएगा तो आपको मजा आएगा। आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, तुम्हारे डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। वो बोलेंगे हम क्लियर हो रहे हैं। ठीक है मिस्टर निखिल, सच अ गुड पर्सन यू आर। म्यू परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट। व्हाट इज म्यू बेटा? व्हाट इज म्यू? ए बस, फिर तेरे को अभी बोला ना मैंने, चुप हो जा। वो अच्छा मैंने यूं ही बोला है, वो तेरे को भी पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन किसी को गलत अपने को बोलना नहीं है, पता नहीं कोई दुश्मनी बाद में निभाए तो। हाँ, तो म्यू इज व्हाट? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। And then there is a mu r2. What is mu r? It will be relative per relative permeability. No unit, no dimensions. वो तो हो जाऊंगा मैं। इसकी सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन एज एज व्हाट? एज म्यू नॉट। और म्यू नॉट हम बार्ट सावर्ट के टाइम पे, याद करो हमने सब कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में, तो वहीं से इसका डायमेंशन उठा लेना। ये तो म्यू है एब्सोल्यूट। तो जब, तो ये रिलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी म्यू आर? तो म्यू आर विल बी म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से म्यू आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कोई पूछे क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कहां लिखा है बेटा? आर नॉट। म्यू नॉट है भाई, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्या? आगे ध्यान दो। फॉर एनी मीडियम, इस म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ जाएगा। और इस म्यू की जगह पे भी क्या आ सकता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आज तो बेटा बहुत ही खींचने के मूड में हूं मैं। एक क्लास जो गैप निकला उसका आधा तो कवर कर दूं। सुबह सुबह आए थे। हाँ उस दिन तो आदित्य, ओनली आदित्य द ग्रेट पर्सन। सौम्या आई थी, सौम्या पढ़ रही थी। सौम्या 2 बजे ही आ गई। क्यों? अरे मैं फंस गया था कहीं, मैं तो चाहता था 2 बजे ना, मैं इसको खत्म करता आधा। आगे बात नहीं, हेडिंग लगाओ नहीं।
अगर कोई QM की वैल्यू 1 एम्पियर मीटर कब होगी बता सकते हो कैसे? तो जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हेन विल बी द पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था। तो बात ये है कि QM1 और QM2 अगर बराबर हो जाए और ये 1 एम्पियर मीटर हो जाए तो कब होंगे ये, यानी किसी भी मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर कब होगी? मान लो ये 1 और 1 हो गया, ठीक है, और इसको भी R को भी अपन क्या ले लेते हैं 1 मीटर, है ना? तो उस टाइम पे फोर्स कितना आ जाएगा 10 की पावर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 to the power -7 न्यूटन। The two poles of a magnet said to have a pole strength of 1 ampere meter when they experience a force of 10 to the power -7 Newton, है ना, kept at a distance of 1 meter in vacuum. Is that clear? बड़े आसानी से आप डेफिनेशन को बना सकते हो कि पोल स्ट्रेंथ 1 मीटर एम्पियर कब होगी, बता देंगे बेटा कब होगी? The pole strength of the magnet is said to be 1 ampere meter when they experience a force of 10 to the power -7 Newton in vacuum at 1 meter distance. In vacuum at 1 meter distance. चलो नेक्स्ट देखो आगे की स्टोरी क्या है। स्टोरी अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की। तो मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल लिखो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite poles. It is an arrangement of two equal and opposite poles separated by a small distance. Separated by a small distance. Every bar magnet is a magnetic dipole. ये बार मैग्नेट है 2D में बनाया है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है क्योंकि ये भी किसका अरेंजमेंट है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m वेक्टर, छोड़ देना उसकी कॉपी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट्स द वेक्टर क्वांटिटी। आओ क्या देते, थक गए क्या? अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ जब मैं पढ़ाने आया था वहां से 1 घंटा नहीं हुआ अभी। मैं लेट, मैं 4:13 से पढ़ा रहा हूँ शायद, 3:07 से तो मैं वहां से उठा था। अरे फिर वो सेटिंग वेटिंग तुम यार, इट इज, अब ये जानबूझ के इन्वॉल्व कर लो ताकि कम पढ़ना पड़े। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which defines
the strength of a magnetic dipole. It is a vector quantity which defines the strength of a magnetic dipole. देखो, it is directed from south pole to north pole. It is directed from south pole to north pole. कोई दिक्कत? शाबाश. In a bar magnet. In a bar magnet. And its magnitude is defined as, and its magnitude is defined as the product of either of the pole, the product of either of the pole and the distance between them. चल बेटा, इधर ध्यान देंगे. एम वेक्टर होगा, एम इसका मैग्नीट्यूड है, एम कैप इसकी डायरेक्शन है, एम वेक्टर भी इधर और एम कैप भी इधर. एम कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? क्यू एम इंटू 2a, और ये लग जाएगा एम कैप और ये बन जाएगा एम वेक्टर. इसी एम वेक्टर को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. कोई प्रॉब्लम? अब सर इसकी एसआई यूनिट तो बताओ. तो इसकी एम्पियर मीटर थी, इसकी मीटर है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन एल स्क्वायर ए. निखिल, कुछ सर्कुलर कॉइल के बारे में याद है क्या आपको? एम्पियर मीटर, इधर ध्यान दो. ये सर्कुलर है या नहीं? और इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिख रहे हैं आपको? एक ही है. कितना? 1. एक नंबर. कितना है? एक नंबर. और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है, और भाई का जो एरिया है, भाई का एरिया समझते हो? ये अपना एरिया, भाई का एरिया ये ए है. तो क्या हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर का सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन टर्न के साथ सर ये होता है, एन आई ए. पढ़ा था कि नहीं? तो एक टर्न वाले का तो सर एम वेक्टर आइए होगा, आइए और पाइए. क्या होगा? आइए और पाइए. अब बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? इसलिए अगर इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा तो भाई का भी एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा. और ये खा गया 1 मीटर 2a डिस्टेंस की वजह से, इसलिए पोल स्ट्रेंथ की वहां डायमेंशन, वहां यूनिट क्या लिखी थी? एम्पियर मीटर लिखी गई थी. इज दैट क्लियर? तो डायमेंशनली हम हर जगह फिजिक्स में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, गलती कहीं करते नहीं और ऐसी फिजिक्स पढ़ते हैं. वाह क्या बात है. तो अबे कितना पीछे पड़ेगा उनके? वो तेरे पीछे पड़ जाएंगे फिर. नोट डाउन कर लीजिए इसको. स्पेशल केसेस, हेडिंग लगाओ स्पेशल केसेस. बिल्कुल नोट डाउन करना है. निखिल, मेरे कान के आसपास एक फुंसी हुई है. मैं सोचा तेरे सर पे नारियल फोड़ दो. यहां भी जगह है.
जगह को करेंगे यूटिलाइज, क्योंकि इंडिया में जगह बहुत कम है। बेटा मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट दिए हुए हैं, ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, और एक मैग्नेट ये है और इसका ये साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है। अब मैंने बोला कि दो मैग्नेट से मुझे एक मैग्नेट बनाना है, तो उसका डाइपोल मोमेंट निकालो। क्या निकालो? डाइपोल मोमेंट। तो देखो दिमाग कैसे लगाएंगे, दिमाग लगाने तो आता है ना बेटा, शाबाश। तो भाई का इसको पीछे की तरफ एक लाइन, ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच लेते, एक ऐसे खींच लेते हम। अरे रुके, स्पेशल केस, हाँ दो मैग्नेट से एक मैग्नेट बनाना है, मुझे नेट डाइपोल मोमेंट जानना है, तो ध्यान देंगे। अब मुझे ये एक चीज पता है साफ साफ, क्या पता है? कि सर यहां पर इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, लेट दैट बी m1 वेक्टर, और इसका भी सर साउथ से नॉर्थ होगा, लेट दैट बी m2 वेक्टर, है या नहीं? अब इसी m वेक्टर को उठा के पीछे ले आता हूं, ये बन गया m1 वेक्टर और ये बन गया m2 वेक्टर, और दोनों ने एंगल बना लिया कितना? थीटा। तो आप भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं निखिल, कि इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से हम कहीं ना कहीं नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और एंगल भी पता कर सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ। और इसी के आगे की तरफ के एक्सटेंशन पे इन दोनों से मिलकर एक नया मैग्नेट सोच सकते हैं, जिसका साउथ ये होगा और जिसका नॉर्थ ये होगा। तो इन दोनों का जोड़ बना ये, और इसको हमने थोड़ा वेक्टर से आइडेंटिफाई किया है। क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट दो गिवन मैग्नेट जो जिनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ एंगल बना रहे थे, तो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, नोट डाउन बनाइए। देख रहे हैं, हम किसी दिन देख लेंगे फिर। रितेश कुछ बताना चाहते हैं? रितेश बेटा ऑरेंज कहीं के बताइए, एम वेक्टर का मैग्नेट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ओवर m1 स्क्वायर बोलना, टू m1 m2 cos थीटा। और बीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स, जिसके साथ एंगल बनाया है m2 ने बनाया, तो नीचे क्या आएगा? m2, ऊपर आ जाएगा m1 का साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा m1 का। नोट डाउन कर लीजिए।